हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर, राजनीति विज्ञान गुरु। तो चलिए करते हैं शुरू। आज की वीडियो होने वाली है क्लास ट्वेल्थ की जो फर्स्ट बुक है आपकी, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसका अध्याय है फर्स्ट, यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, जिसमें सबसे पहला आपका अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं भारत की आज़ादी की। तो यानी कि मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत सारी चीजें, और हम इसमें अच्छी तरीके से सारी चीजें जान लेते हैं। व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, उससे पहले भी बहुत वर्ष तक हमारा भारत जो है गुलाम रहा था। तो इसमें बताया गया कि तकरीबन 900 वर्ष तक हम लोग जो है गुलाम रहे हैं, और 900 वर्ष के अंदर से हम 700 वर्ष जो है मुगलों के अधीन रहे, और 200 वर्ष तक हम अंग्रेजों की गुलामी में रहे हैं। और उसके बाद में फाइनली 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में हमारा भारत जो है वो आजाद हुआ। यानी कि उस समय क्या हुआ कि जो भारत था वो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ भारत ही आजाद हुआ था, बल्कि उस समय जो है एक नहीं दो देशों का उदय हुआ था। कौन कौन सा? एक तो हुआ भारत और एक आपका पाकिस्तान। तो यानी कि दो देशों का उदय हुआ था। लेकिन इस आजादी के साथ ही देश की जनता को देश के विभाजन का सामना करना पड़ा। अब विभाजन कैसे? जैसे कि हमारे को जो 200 वर्ष की गुलामी के बाद में आजादी तो प्राप्त हुई, पर आजादी हमारे को गुलामी की आजादी हमारे को जो विभाजन के साथ में प्राप्त हुई। कि विभाजन क्या हुआ कि जिस पूरे भूभाग को हम हिंदुस्तान के नाम से जानते थे, अब उसका विभाजन हो गया एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान के नाम से, यानी कि दो टुकड़ों में वो बढ़ चुका था। संविधान सभा के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था? संविधान सभा की एक सभा को बुलाकर एक सत्र बुलाया, और उस सत्र के अंदर उन्होंने एक भाषण दिया था, एक स्पीच दी थी, जिस स्पीच का नाम था भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि जो इनके द्वारा भाषण दिया गया था, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत के आजाद हो जाने के बाद में हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री ने संविधान सभा के सामने जो एक भाषण दिया था, उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो आप या तो लिख सकते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, या लिख सकते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में इसमें से आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपका ये होगा कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था, तो उस समय ऐसी कौन कौन सी दो बातें थी जिस पर सभी लोग सहमत थे? यानी आजादी की लड़ाई के समय दो बातों पर सबकी सहमति थी। वो दोनों बातें कौन सी थी? पहली, आजादी के बाद देश के अंदर जो शासन चलेगा वो लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार चलेगा। तो जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या था आपका कि भाई राजतंत्र की हम बात करें, कुलीन तंत्र की बात करें, उसके बाद में हमारा लोकतंत्र। तो लोकतंत्र जो है बहुत लंबे समय के बाद में आया। तो आजादी के बाद में बोला गया कि शासन जो है लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, जिसके अंदर जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन होगा, ना कि किसी राजा के द्वारा चलाया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी सहमति क्या थी कि सरकार जो है वो क्या करेगी? समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगी, किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं करेगी कि कोई पर्टिकुलर एक जाति का, एक धर्म का कोई व्यक्ति है, अगर वही विजय हो जाता है तो उसके बाद में क्या होगा? वह व्यक्ति जो है अपने ही जाति धर्म के लोगों का विकास करेगा। परंतु ऐसा नहीं है, सरकार समाज के सभी वर्गों का विकास करेगी, यानी कि कार्य करेगी, समूचा विकास। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे बड़े क्वेश्चंस की। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए। अब हमारा इस वाले चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन बनता है कि भाई स्वतंत्र भारत के सम्मुख कुछ जो है यहाँ पर बताया गया कि आजाद भारत के सामने जो है ना नए राष्ट्र की चुनौतियां थी। अब वो कौन कौन सी चुनौती थी जो हमारे भारत के सम्मुख आई थी? तो यहाँ हम तीन चुनौतियों की बात करेंगे। सबसे पहली चुनौती एकता अखंडता की चुनौती थी। अब मैं आपको बता देता हूँ ये एकता और अखंडता की चुनौती का मतलब क्या है। भारत अपने आकार और विविधता, विविधता का मतलब होता है अलग अलग, क्या होता है? अलग अलग। तो भारत अपने विविधता और आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ पर भिन्न भिन्न भाषा, संस्कृति, धर्म और ऐसी प्रकार के लोग यहाँ पर रहते थे, और इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी। तो पहली चुनौती एकता और अखंडता की चुनौती, यानी कि हमारे भारत के अंदर हर धर्म के जो लोग हैं वो क्या है? वो एक मोती हैं। और भारत जो है, और जो नेहरू जी हैं वो क्या थे? वो एक उसके अंदर धागे थे, जिससे उनको क्या बनाना था? एक पूरी माला बनानी थी। यानी कि भारत के अंतर्गत अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग अनुयायी के लोग रहते थे, और इन सभी को इकट्ठा करना था। तो भारत की सबसे पहली चुनौती एकता और अखंडता की चुनौती थी। दूसरी चुनौती की अगर हम बात करें तो दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को स्थापित करना। अब आप सोच रहे होंगे कि लोकतंत्र तो उस समय था ही जब आजादी मिली, पर लोकतंत्र को स्थापित करने का मतलब था कि अभी तक कुलीन तंत्र, राजतंत्र चलता आया था, तो अब लोकतंत्र के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया।
और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। मतदान का अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि व्यक्ति को मिलते हैं जहां पर वो निवास करता है। हमारे भारत में रह रहे सभी निवासियों को जो है 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। 7वां जो मौलिक अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। तो मतदान का अधिकार क्या होता है? वोट डालने का अधिकार। तो कोई भी व्यक्ति जब वोट डालेगा और वोट डालने के बाद में सरकार बनाएगा तो सिंपल सी बात है, जब भी लोकतंत्र चलेगा। तो लोकतंत्र में वोट का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और तो इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को मतदान का अधिकार यानी कि वोट डालने का अधिकार होता है और वोट डालने से सरकार बनती है। तो लोकतंत्र की स्थापना यानी कि लोकतंत्र का जन्म तो हो गया था, अब इसको पालन पोषण भी करना था। यानी कि माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो पहली बार जब पहला बच्चा होता है तो उसको नहीं पता कि किस तरीके से उसका देखभाल करनी है। सेम ऐसे हमारे भारत का जन्म यानी कि हमारे भारत में लोकतंत्र का जन्म हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो बहुत सारी चुनौतियां थी, तो लोकतंत्र की स्थापना करना भी भारत के सम्मुख दूसरी महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक थी। तीसरी चुनौती की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो तीसरी चुनौती भी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा कठिन थी। वो चुनौती थी समानता पर आधारित विकास करना, यानी कि संपूर्ण समाज का कल्याण करना है। ठीक है, हम बोल सकते हैं संपूर्ण समाज का कल्याण करना है। अब संपूर्ण समाज के कल्याण में क्या बोला गया है? ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना कि किसी एक वर्ग का। अर्थात सभी के साथ में समानता का व्यवहार किया जाएगा और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों और धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों की विशेष सुरक्षा की जाएगी। यानी कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाएगा कि सबके सब क्या है, एक ही पेज पर, यानी कि वी आर ऑन द सेम पेज, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और वंचित वर्ग यानी कि जिन वर्गों को बिल्कुल अनदेखा किया जाता है उनके साथ में, या धार्मिक अल्पसंख्यक के जो लोग हैं उनके साथ में उनको विशेष सुरक्षा दी जाएगी। आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जो ऊपर वाला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि भारत के सामने जो है 3 महत्वपूर्ण चुनौती कौन कौन सी है। तो ये तीनों चुनौती आप बता देंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की। अब ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है? तो देखिए, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत से आपको पता चल रहा है, द्वि माने यानी कि दो और राष्ट्र माने कि देश, और सिद्धांत का मतलब होता है कोई भी थ्योरी, यानी कि दो राष्ट्रों की क्या थ्योरी थी, दो राष्ट्र की मांग किसने की थी और क्या था। तो इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग की। यानी कि हुआ क्या कि जब हमारे को आजादी मिली थी तो उस समय अगर हमारा भारत देखा जाए तो यानी कि हमारे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सबके सब एक इकट्ठे रहते थे। तो मुस्लिमों ने क्या बोला कि वी आर मुस्लिम, वी डोंट वांट टू लिव टुगेदर विद हिंदूज एंड दैट्स व्हाई वी वांट सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। तो उन्होंने एक अपनी अलग से लिए, एक मुसलमानों के लिए अलग कंट्री की मांग की, और इसी को क्या बोला गया? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। ठीक है, भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कौमों का देश था। तो दोनों कौमों का था, इसी वजह से मुसलमानों ने क्या बोला कि भाई हमें अलग सा देश चाहिए। ठीक है, और ये मुस्लिम लीग ने इसकी मांग की थी। और मुस्लिम लीग के करता धर्ता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। जिंदा नहीं बेटा, जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे हम बात करते हैं कि अब इसमें जो क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन देखो, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के विभाजन के कारण बताइए, भारत के विभाजन की प्रक्रिया बताइए। तो ये आप आराम से बता सकते हैं कि भारत के विभाजन में क्या क्या हुआ। देखिए, सबसे पहला मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया। भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश है, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने क्या बोला? मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। पहला कारण। आगे हम बात करें, भारत के विभाजन का आधार किसको बताया गया? बोला गया कि भारत का विभाजन होगा और धर्म के आधार पर होगा। जहां पर मुस्लिम ज्यादा है और जहां पर हिंदू ज्यादा है, मतलब अलग अलग, जिसके धर्म के लोग जहां पर ज्यादा होंगे वो हिस्सा उसका हो जाएगा। मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल थे। एक तो पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से कहलाया, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। और यही पूर्वी पाकिस्तान आगे जाकर 1971 के अंदर क्या बन गया था? एक नया देश बांग्लादेश बन गया था, बांग्लादेश। ठीक है, तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बाद में जाकर बन गया बांग्लादेश। इनके मध्य में भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहेगा, ये चीज बोली गई। और आगे बताया गया कि मुस्लिम बहुल प्रदेश इलाके जो थे वो पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं थे। यानी कि वो लोग क्यों जाएंगे जब वो इतने सालों से एक जगह पर रह रहे हैं। तो उनका कहना ये था कि हम लोग जो है दूसरी जगह पर नहीं जाएंगे। तो उस समय एक व्यक्ति था, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के नेता थे, यानी कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था एक व्यक्ति को। अब वो सीमांत गांधी से किसे जाना जाता था? एक क्वेश्चन आता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे, अब खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है एक ऐसे नेता थे जिनको सीमांत गांधी के नाम से
जाना जाता है। तो याद रखना कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, जो कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे। वो मानते थे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अभी तक आजादी लेने में सबने एकता दिखाई है, सबने प्लस पॉइंट दिखाया, सब पॉजिटिव रहे, एक दूसरे का साथ दिया, पर आजादी मिलते ही सब लोग अपने अलग अलग होने की बात करने लगे। तो इसलिए इन्होंने क्या करा? द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आगे चलते हैं। अब ब्रिटिश इंडिया क्या है? तो देखो मैं आपको पहले बता दूं, ब्रिटिश इंडिया यानी कि आजादी से पहले पूरे भूभाग को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। आजादी के बाद में ये ब्रिटिश इंडिया दो भागों में बढ़ गया, एक हिंदुस्तान और एक आपका पाकिस्तान। फिर बाद में पाकिस्तान भी दो भागों में बढ़ा था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। फिर जो पूर्वी पाकिस्तान था वो टूट कर क्या बन गया? बांग्लादेश। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। अब बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर गैर मुस्लिम लोग रहते थे। अब ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा, प्रांत यानी कि राज्य, ठीक है, राज्य, इन राज्यों का बंटवारा अगर हम बात करें, इन राज्यों का जो बंटवारा था वो धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर हुआ। क्या बोला गया कि जो भाई धर्म है, जहां पर जिस धर्म के लोग ज्यादा होंगे उस इलाके को हम उस धर्म का नाम दे देंगे, यानी कि वो मुस्लिम इलाका कहलाएगा तो वो पाकिस्तान हो जाएगा, और जहां पर हिंदू होंगे वो हिंदुस्तान कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बताया गया कि विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था। अब जैसे हिंदू तो अलग हो गए, मुस्लिम अलग हो गए, पर इन दोनों के बीच में अल्पसंख्यक लोग रह गए। यानी कि अगर कोई क्रिश्चियन है, अगर कोई जैन है, तो ये किस धर्म को अपनाएंगे? और दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पर सारे मुस्लिम हैं, यहाँ पे 4-5 हिंदू हैं, वो क्या करेंगे? तो वह कल से पाकिस्तान के नागरिक होंगे या भारत के? उनके दिमाग में एक असमंजस यानी कि कंफ्यूजन थी कि आजादी के बाद में अगर हम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं और यहाँ हिंदू सारे हैं, तो हम मुस्लिम लोग कहाँ जाएंगे? और अगर यहाँ पर सारे मुस्लिम है तो हम हिंदू कहाँ जाएंगे? तो ये समस्या उन लोगों के सामने बनी हुई थी। अब बात करते हैं किसकी? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, विभाजन के सामने आई मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आपको समस्याएं देखनी है। तो सबसे पहली समस्या, भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया था कि दोनों भागों में अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा। विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाके में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। अब क्या हुआ? ये तो कोई बात की नहीं थी कि भाई विभाजन से पहले के ये जितने अल्पसंख्यक है ये कहाँ जाएंगे? हिंदू मुस्लिम बोलकर आपने विभाजन कर दिया, पर अब बाकी के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे और देखा गया ये दंगों की जो आग थी वो बहुत सारे लोगों को ले डूबी। पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक लोग गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से पंजाब और भारत आना पड़ा। और इसी प्रकार मुसलमानों को भी कहां पर जाना पड़ा? पाकिस्तान में जाना पड़ा। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हुई थी। आगे अगर हम देखें कि विभाजन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें, तो भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत के अंदर जो संपदा थी, जितनी भी जो प्रॉपर्टी थी, उन सबका ही बंटवारा हुआ। आजादी और विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली। अब विरासत का मतलब क्या होता है? लेगेसी, यानी कि जैसे पिताजी के बाद में वो चीज किसकी होगी? दूसरे बच्चे की होगी। तो सेम ऐसी भारत को विरासत के रूप में क्या मिला? शरणार्थी। शरणार्थी का मतलब रिफ्यूजी, जो किसी देश के नहीं होते, उनको वो देश नहीं अपनाते, फिर वो आकर कहीं और बस जाते हैं, तो उनको शरणार्थी कहते हैं। तो भारत को शरणार्थियों के रूप में जो है विरासत के अंदर शरणार्थी मिले थे। आगे अगर हम बात करें उसके बाद, तो लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। शरणार्थियों ने, जितने भी शरणार्थी जो लोग थे, शरणार्थियों ने पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया। पुनर्वास मंत्रालय किसके लिए? जितने भी रिफ्यूजीज थे, जितने भी शरणार्थी थे, उनके लिए। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में? विभाजन के परिणाम। आखिरकार जब हमारे भारत का विभाजन हुआ तो उसके बाद में कुछ रिजल्ट निकल कर आया होगा, कुछ परिणाम निकल कर आए होंगे। तो वो परिणाम क्या थे? तो देखिए बहुत इजी आपको समझ में आएगा कि लोगों को मजबूरन अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा, क्योंकि जो लोग बहुत ही लंबे समय से एक जगह पर रह रहे थे, निवास कर रहे थे, अब वो उनका खुद का अपना घर नहीं रहा। बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा। क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम को लेकर दंगे भड़क गए, लोगों को जो है हिंसा का शिकार होना पड़ा। अमृतसर और कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हो गए। अभी जो सांप्रदायिक दंगे हैं, इसका मतलब क्या होता है? जब आप किसी अपने एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो वो क्या कहलाएगा कि आप सांप्रदायिकी हैं। और सांप्रदायिकी जब दूसरे सांप्रदायिकी से लड़ाई करेगा तो वो सांप्रदायिक दंगे कहलाएंगे। लोगों को क्या करना पड़ा? मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। शरणार्थी शिविर में क्यों रहना पड़ा? क्योंकि भाई उनका पर्टिकुलर अपना कुछ था ही नहीं, उन्होंने तो दूसरी जगह से आए थे। वो औरतों को अगवा कर लिया गया, जबरन शादी करनी पड़ी और धर्म बदलना पड़ा। बहुत जगह पर ऐसा हुआ कि औरतों ने क्या किया, उनको जो है वहां से उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया, उनको जबरन दूसरे धर्म को अपनाना पड़ा, शादी करनी पड़ी। और ऐसे कई मामले और भी आए जहां पर लोगों ने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद की ही घर की बहू बेटियों को जान से मार डाला।
मतलब उनको लगा कि इससे अच्छा है कि अगर उनके साथ में कोई रेप करे, उनकी इज्जत को लूट ले, इससे पहले कि वो उनके परिवार की जो इज्जत है उस पर दाग लगे, इससे पहले उसको जान से मार देना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे विभाजन के परिणाम यहाँ पर निकलकर सामने आए। और भी अगर हम विभाजन की बात करें तो और हमारे यहाँ पर विभाजन थे कि वित्तीय संपदा के साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस, सबका बंटवारा हो गया। जो भी हिस्सा पाकिस्तान में था वो पाकिस्तान का रह गया, जो हिस्सा हिंदुस्तान का है वो हिंदुस्तान में रह गया। और इस पूरी विभाजन की समस्या के अंदर 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। जो कि आपको पता होगा कि जब बांग्लादेश संकट हुआ था उस समय भी बहुत सारे जो है लोग घर बार छोड़कर आए थे। ऐसे हमारे उस समय 80 लाख से भी ज्यादा लोगों को घर बार छोड़कर सीमा पार आना पड़ा और 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप आंकड़ा देख सकते हैं कि उस समय 5 लाख, यानी कि जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को, 5 से लेकर 10 लाख, जो कि आंकड़े सिर्फ रिकॉर्ड में दिखाए गए हैं कि इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आगे देखते हैं। अब उसके बाद में एक टॉपिक आता है आपका रजवाड़ों का भारत में विलय। अब बात पहले ये आती है कि जो रजवाड़े वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो पहले आपको टॉपिक को जानने से पहले आप उस वर्ड का मतलब समझिए कि रजवाड़े का मतलब क्या होता है। रजवाड़े का मतलब क्या होता है? देसी रियासत। रियासत। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा, सर हमें तो रियासत का मतलब भी नहीं पता। तो रजवाड़े का मतलब रियासत, और रियासत का मतलब क्या होता है? जहां पे राजा महाराजा शासन करते हैं। राजा का जहां पे शासन होता है वो एरिया क्या कहलाएगा? वो रियासत कहलाएगा, रजवाड़े कहलाएंगे। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी सल्लू भाई की, प्रेम रतन धन भाई, उसके अंदर बोलते हैं ना हमारे रजवाड़े हैं, तो सेम वही चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत दो भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत, देसी रियासत। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे भारत के अंदर कितनी रियासतें थी। तो याद रखना आपको कि 565 रजवाड़े हमारे भारत में मौजूद थे। कितने? 565 रजवाड़े मौजूद थे। आगे देखते हैं अगर कि रियासतों के शासकों को मानने समझाने में, मनाने और समझाने में भारत के लौह पुरुष के नाम से जिसे जाना जाता है, यानी कि उस समय वो गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी एक ऐतिहासिक भूमिका रही और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया था। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है कि रजवाड़ों के विलय में समस्या क्या आई, कि भाई जितने भी रजवाड़े थे आखिरकार वो भारत में क्यों नहीं मिले। तो देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको शुरू से ही भाई अगर हराम की खाने की आदत लगी हुई है तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई बोले कि आपको कमा कर खाना है तो आप वहां पे मना ही करोगे। सेम यही हुआ कि राजा रजवाड़ों के खानदान में क्या होता था, राजा का बेटा राणा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, और समय से उनके साथ में सब कुछ जो है पूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से उनका व्यवहार चलता था। पर लोकतंत्र में क्या होगा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन, आपको खुद कुछ करना पड़ेगा। तो आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजों ने कहा कि भारत ब्रिटिश प्रभुत्व से आजाद होने जा रहा है, ऐसे में रजवाड़े भी आजाद कर दिए जाएंगे और रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में मिल जाए चाहे पाकिस्तान में, या फिर वो अपने आप को स्वतंत्र रखें। तो ये बात जब सामने आएगी तो भाई लोग ये सोचेंगे ना कि हम अपने आप को स्वतंत्र रखें तो बेनिफिट है, क्योंकि हम तो बिल्कुल राजा महाराजा की तरह रहेंगे ना। पर ऐसा नहीं हो सका और ये फैसला राजा को करना था। ये फैसला राजा को करना था कि जो जनता है इसमें कुछ नहीं, जनता की कुछ नहीं चलनी थी इसके अंदर। राजा अगर बोलेगा कि भाई हमें भारतीय लोकतंत्र के अनुसार चलना है तो वो उसमें मिलेगा, अन्यथा वो अपने अलग से एक रियासत बनाकर रह सकता है। ऐसे में देश की अखंडता को खतरा मंडरा रहा था। अगर रजवाड़े अलग होने की मांग करते हैं तो ना जाने देश के कितने टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि भाई सब अपने अपने अलग की मांग करेंगे ना कि हमारे को अपना स्वतंत्र छोड़ दो। तो स्वतंत्र छोड़ देंगे तो दिक्कत होगी। तो त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपने राज्य को आजाद करने को कहा और अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसा कह दिया और भोपाल के नवाब ने संविधान सभा में शामिल होना भी नहीं चाहते थे। तो ये लोग क्या चाहते थे कि हमारा राजशाही है, हमारा रजवाड़ा है और हम उस पर शासन करेंगे, हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसकी, लोकतंत्र की, और संविधान के अनुसार हमें नहीं चलना। तो ये सारी समस्याएं हमारे भारत के रजवाड़ों के विलय करने में आई थी। अब बात आती है कि भाई क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि जो रजवाड़े थे इनको भारत में विलय करने में जो पटेल जी की भूमिका थी वो क्या थी। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो भारत देश के छोटे बड़े टुकड़े को जाने की संभावना बनी, ऐसे में सरकार ने कठोर कदम उठाया और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और लोगों का कहना था कि रजवाड़ों को उनकी मन मर्जी का फैसला लेने के लिए छोड़ दिया जाए। उन्होंने क्या कहना था कि रजवाड़े अपनी मन मर्जी का फैसला लेंगे, अगर वो चाहेंगे तो भारत के साथ मिलेंगे, नहीं तो वो पाकिस्तान के साथ, और वरना वो स्वतंत्र रहेंगे। आगे बोला गया इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इन्होंने अपनी चतुराई दिखाई और सूझबूझ से रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कर दिया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ द इंडिया, इन्होंने बहुत ज्यादा अपनी चतुराई यानी कि अपनी इंटेलिजेंस यूज की और उन्होंने सूझबूझ से जो है सारे रजवाड़ों को भारत में मिला दिया। देसी रियासतों के बारे में अहम बातें अगर हम देखें तो कौन कौन सी है। अधिकतर रजवाड़ों के लिए लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई ठीक है, अब आज़ादी मिल चुकी है तो सब एक साथ ही मिलकर रहेंगे। अब भारत सरकार जो है, वो भारत सरकार जो थी, भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी। स्वायत्तता का मतलब ज्यादा ज्यादा आज़ादी देने के लिए तैयार थी। उनको अपनी अलग अपनी हुकूमत चलाने का मौका देना चाहती थी, जिसमें जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है। अब विभाजन की पृष्ठभूमि में इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोड़ पकड़ रही थी। खींचतान और सीमांकन का मतलब क्या होता है, जहां पर जो भाषा बोली जा रही है उसके आधार पर उसको अलग कर दिया जाएगा। ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया कि अगर सब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देश बिखर जाएगा। और इसी को देखते हुए आगे देखें तो अधिक रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और ये सहमति पत्र, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जिस विलय पत्र पर साइन किए गए थे उसका नाम क्या था, तो याद रखेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से उसको जाना जाता है। आगे क्वेश्चन ये भी आएगा कि भाई जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासत का विलय बाकी रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। तो वो कौन से रजवाड़े थे जिनका भारत में विलय करने पर बहुत ज्यादा कठिनाई आई? तो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हैदराबाद का विलय। तो हैदराबाद जो था वो एक बहुत ही अलग ही रियासत थी जिसको भारत में मिलाने में बहुत कठिनाइयां हुई। तो हैदराबाद के शासक जो थे वो निजाम थे। जैसे देश के प्रधानमंत्री को और देश के शासक को प्रधानमंत्री कहा जाता है, ऐसे हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता है। उन्होंने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में 1 साल के लिए यथास्थिति बहाल करने का समझौता किया। कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस ने नेतृत्व में किसानों और महिलाओं ने निजाम के खिलाफ आंदोलन कर दिया। हुआ क्या कि कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद के जितने भी कांग्रेस के नेतृत्व में किसान जो थे और महिला थे, इनको लगा कि बहुत अत्याचार हो रहा है हैदराबाद में, निजाम जो है वो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, तो उन्होंने आंदोलन कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। यानी कि यथास्थिति का मतलब क्या है कि स्थिति को अच्छा करने के लिए उन्होंने बोला कि स्थिति को अच्छी तरीके से बनाए रखने के लिए समझौता कर लिया। अब हैदराबाद में वहां के किसान महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रहे थे, तो उन्होंने आंदोलन कर दिया। अब इस आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने क्या करा, अपना अर्धसैनिक बल भेजा। अर्धसैनिक बल यानी कि रजाकार, एक छोटी सी टुकड़ी भेजी सेना की, जिसको रजाकार कहा जाता है और अर्धसैनिक बल कहा जाता है। तो याद रखना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है रजाकार कौन थे। तो जो निजाम के द्वारा भेजी गई एक अर्धसैनिक टुकड़ी थी उसको रजाकार या फिर अर्धसैनिक बल कहा जाता है। आगे देखते हैं इसके जवाब में क्या हुआ कि भारत ने 1948 के सितंबर में सैनिक कार्रवाई के द्वारा निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया और इस प्रकार हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया और भारत के अंदर ये जुड़ गया। उसके बाद में आता है आपका मणिपुर। अब मणिपुर एक ऐसी इंटरेस्टिंग पहेली है जो आपको मैं आपको बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा कि मणिपुर जो है एक ऐसा भाग भारत का जहां सबसे पहले चुनाव हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा भारत आजाद 1947 में हुआ। प्रथम आम चुनाव 1952 के आसपास हुए, परंतु फिर भी उससे पहले ही 52 से पहले ही पहले आम चुनाव मणिपुर के अंदर हो चुके थे। तो क्वेश्चन आता है आपका, मणिपुर की आंतरिक स्वायत्ता बनी रहे, इसको लेकर महाराजा बोधचंद्र सिंह। अब महाराजा बोधचंद्र सिंह थे जिन्होंने भारत के साथ में एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो याद रखना विलय पत्र कौन सा था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। जनता के दबाव में निर्वाचन करवाया गया और निर्वाचन के फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या है, जहां संविधान की भी चलेगी और राजा की भी चलेगी। यहाँ पर एक स्पेशल जो नोट है आपका कि मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां पर सार्वभौमिक का मतलब सभी को वयस्क मताधिकार, एक निश्चित आयु पूरी हो जाने के बाद में जो धर्म, जाति, रंग, रूप के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और वोट डालने का अधिकार होगा। तो जून 1948 के अंदर मणिपुर के अंदर भारत में सबसे पहले आम चुनाव संपन्न किए गए थे। अब आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन का मतलब क्या है कि जो राज्य थे उनको अलग दोबारा से उनका गठन करना था। औपनिवेशिक शासन ने समय प्रांतों का मतलब क्या, राज्य, ठीक है, इनका गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया था। लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर और संस्कृति के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी और भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में उठाया गया पहली बार। उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण सबसे पहले, यानी कि भारत के आधार पर हमारे भारत का सबसे पहला जो राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना। तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य बनाया जाए और वो नया राज्य बना आंध्र प्रदेश। उसके बाद आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। हाँ जी,
तो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिनका क्या हुआ, उनका देहांत हो गया। लगभग 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और इसके कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा मिली। और इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला भारत का राज्य बना, जहां पर भाषा के आधार पर इसको गठित किया गया था। अब बात करते हैं, इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है और इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ये 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता के अंतर्गत 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इसमें इस आयोग की सिफारिश क्या थी? सिफारिश बोली गई है कि भाई त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली को समाप्त करना है, यानी कि त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली जो होती थी आपकी जिला क्षेत्र और वो, ठीक है, ये सब आपको खत्म करना है। केंद्र शासित क्षेत्रों अंडमान निकोबार, दिल्ली, मणिपुर को छोड़कर बाकी केंद्र शासित क्षेत्रों को उनकी नजदीकी राज्यों में मिला दिया जाएगा। यानी कि जो राज्य होते हैं जिनकी राजधानी होती है, और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली आपका क्या है, इसकी कोई राजधानी नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इनको छोड़कर बाकी सभी राज्यों को एक साथ क्या मिला दिया जाए, दूसरे राज्यों में मिला दिया जाए। राज्यों की सीमा का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। जैसे बिहार में बिहारी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, इस तरीके के राज्यों का निर्माण किया गया। अब इसके परिणाम क्या थे? इसके परिणाम की बात करें, इस आयोग में रिपोर्ट 1955 के अंतर्गत जो रिपोर्ट आई, इसमें बताया गया कि संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ और इसके आधार पर हमारे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ये बात बोली गई। और वर्तमान समय में कितने? 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश शामिल। आगे देखते हैं, संघ शासित क्षेत्र जो बाद में राज्य बने वो कौन कौन से? मिजोरम बना, मणिपुर बना, त्रिपुरा बना और गोवा बना और आगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको लेसन नंबर 1 स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय जो है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।